देखो, अगर वॉइस में कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई बॉडी ए होगा और कोई बॉडी बी होगा, ओके, तो दोनों के बीच में क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ओके, और जैसे ये हुआ हमारा अर्थ, और कोई बॉडी उप है यहाँ पे, तो अर्थ और बॉडी ए के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटी फोर्स। इसका स्पेशल नाम दिया गया ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटी फोर्स क्या होता है? फोर्स एक्टिंग बिटवीन द अर्थ और एनी अदर बॉडी इज कॉल्ड द ग्रेविटी फोर्स। और कोई बॉडी के बीच में, जो कोई बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अदर बॉडी इज कॉल्ड द ग्रेविटी फोर्स। ये हम पढ़े फोर्स एक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड एनी बॉडी। यहाँ पे एक चीज नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स acting between earth and any body is called gravity. तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कितना मान होता है? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान कितना होता है? ऑन एन एवरेज बात करते हैं तो इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सभी को पता है, लेकिन सारे पॉइंट पे 9.8 हो ये जरूरी तो नहीं ना होता है। सारे पॉइंट पे 9.8 ही हो ये जरूरी तो नहीं होगा। ओके, तो ये किस पे डिपेंड करता है? जैसे हमारा अर्थ है तो सभी जगह एक ही चीज है क्या? सारे अर्थ में कंपोजिशन सेम तो नहीं है, हर पॉइंट पे अनदर कंपोजिशन है। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वैरी करता है, क्योंकि अर्थ का मास होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। ओके, और अर्थ जो रोटेट करता है, मतलब अर्थ रोटेट करेगा तब उसके कारण भी जो है हमारा जो है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम नहीं होगा। और ये फेयर नेचर का नहीं होता, क्योंकि हम को पता है कि अर्थ किस नेचर का है। अर्थ जो है इलिप्टिकल नेचर का होता है। तो ये तीन फैक्टर है जिसके कारण जो होता है एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह 9.8 नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी varies due to following reason। पहला रीजन क्या है हमारा? अर्थ मास इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। अर्थ मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता यूनिफॉर्मली। बी में क्या है? अर्थ इज
नॉट परफेक्ट स्फीयर, ये परफेक्ट स्फीयर का शेप का नहीं होता। और तीसरा कारण क्या है? अर्थ रोटेट। अर्थ क्या करता है? रोटेट करता है। ये तीन कारण है जिसके कारण होता है अर्थ का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह सेम नहीं होता। ओके, ऐसे हमने क्या पढ़ा है? फोर्स इज इक्वल टू दी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये है ना, यहाँ पे कैपिटल आर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? मास ऑफ द बॉडी और मास ऑफ द बॉडी तो कट जाएगा, तो जीएम इज इक्वल टू कितना होता है आपका? जी आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा, जीएम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला शायद कभी और डिस्कस किए होंगे। जैसे जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे escape वेलोसिटी होता है, कितना होता है? √2 GM/r। और ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है? √GM/r। ओके, तो इसके जगह पे हमने ए भी पुट किया होगा, जीएम के जगह पे जी आर स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा? √2 GR। और यहाँ पे मान है इसका मान √GR। ऐसा क्वेश्चन कभी आया होगा? ओके, अब देखो, ये वो हमारा अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के अंदर क्या होगा? मास होगा। अर्थ के बाहर भी मास होगा क्या अर्थ का? अगर अर्थ के अंदर मास होगा तो अर्थ के बाहर भी मास होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नॉर्मल बात है, अर्थ के बाहर अर्थ का मास कैसे होगा? अर्थ के अंदर अर्थ का मास होगा। तो इसमें हम दो बातें करते हैं। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अर्थ के अंदर के अर्थ के बाहर? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अर्थ के बाहर की अर्थ के अंदर? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, तो अर्थ का जो होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ना अंदर ज्यादा होता है ना बाहर ज्यादा होता है, सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है, ना अंदर ना बाहर। अगर अर्थ के अंदर जाएंगे तो भी हमारा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा, और अर्थ के ऊपर जाएंगे तो भी हमारा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा। मैक्सिमम कहाँ पे होगा? सरफेस पे होगा। ओके, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी is maximum at surface. It decreases as we move inside or outside the earth। अर्थ के अंदर जाए चाहे अर्थ के बाहर जाए,
दोनों कंडीशन में क्या होगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा घटेगा। अब देखो, जब हम अर्थ के ऊपर जाते हैं तो हमारा क्या कांस्टेंट है, मास इज कांस्टेंट, क्योंकि अर्थ के बाहर जो है हमारे पास मास चेंज नहीं करेगा। अगर अर्थ के बाहर जाते हैं तो अर्थ के बाहर अर्थ का मास नहीं होता तो मास तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन जब अर्थ के अंदर जाते हैं तो मास चेंज करेगा। तो अगर मास चेंज करेगा और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी चेंज करेगा, तो दो वेरिएबल को एक साथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, यह संभव नहीं है। दो वेरिएबल को एक साथ कैलकुलेट करना संभव नहीं ना है। तो जो ये संभव नहीं है तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, डेंसिटी जो होता है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की। तो यहाँ पे मास चेंज करेगा लेकिन यहाँ पर डेंसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट। ओके, तो हमारा क्या रहेगा, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। जब हम नीचे जाएंगे तो हमारा डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो इतनी बातें तो समझ में आ गई ना आप लोग को। ओके, ऊपर में मास कांस्टेंट और नीचे में डेंसिटी कांस्टेंट। ओके, यही दो बातें हमें याद रखनी है। अब इसी से हमारा क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो देखो, अगर हम दोटा है अर्थ के बाहर जाते हैं, जैसे ये हुआ हमारा अर्थ और ये हुआ हमारा सरफेस, और सबसे ज्यादा एक्सलेशन टू ग्रेविटी कहाँ होगा, सरफेस पे होगा, ना अंदर ज्यादा होगा ना बाहर ज्यादा होगा। ओके, एज बी मूव अप साइड, तो हम बनाते हैं यहाँ पे केस वन, बी मूव अप साइड। ओके, तो अप साइड मूव करेंगे तो देखो, सरफेस पहले सरफेस का निकालते हैं। तो सरफेस पे क्या होगा हमारा, एम मास ऑफ द बॉडी इंटू दी इज इक्वल टू दी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द बॉडी बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर वन। और हम अगर अप साइड मूव करते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तब हमारा एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज करेगा। तो इसको डी डैश मानते हैं और इज इक्वल टू डी एम एम डिवाइड बाय आर ई प्लस एच का स्क्वायर। क्योंकि हम शुरू में थे कहाँ पे, देखो हम जो डिस्टेंस काउंट करते हैं वो कहाँ से काउंट करते हैं, सेंटर से काउंट करेंगे। तो जब सरफेस पे था तो हमारा दूरी आर था, और जब ये ऊपर गया तो हमारा दूरी कितना हो जाएगा, एच दूरी ऊपर गया तो हमारा पूरा दूरी कितना होगा, आर ई प्लस एच। ओके, अब दोनों इक्वेशन को भागा दे दो, 1/2। जब 1 को 2 से भागा देंगे तो हमारा मान कितना आएगा, जी डिवाइड बाई जी डैश इज इक्वल टू 1/r² इंटू 1/r प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा जी का मान कितना आ गया, जी डैश का मान आ गया जी इंटू r² डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत। ओके, तो ये हो गया हमारा डी डैश का मान।
ओके 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 अब इसका हमको निकालना होगा अप्रोक्स। अप्रोक्स कितना होगा हमारा, तो देखो ये हो गया हमारा मान इसका। तो देखो डी डैश डिवाइड बाय डी, इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ओके अब देखो इससे हम अगर आर स्क्वायर कॉमन करते हैं, देखो अगर हम इस पोजीशन से आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर कट गया, तो हमारा मान यहाँ पे कितना आया, 1 प्लस एच डिवाइड बाई आर पे पावर -2। ओके तो अगर हम इसको तोड़ेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे, ओके तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन में जब तोड़ेंगे तो हमारा जो है एक्यूरेट तो नहीं आएगा, लेकिन लगभग लगभग, हमने क्या बोला एक्यूरेट की बात नहीं की है, तो लगभग लगभग जो हमारा मान आएगा डी डैश बाई डी का मान 1 माइनस 2h बाई आर। ओके तो ये आया हमारा क्या, लगभग लगभग। तो जब लगभग लगभग आया तो यह हमारा एक्यूरेट आंसर नहीं है, इट इज नॉट ए एक्यूरेट वैल्यू। तो अगर हमारा चेंज होगा 5% से कम होगा, ओके इफ एच इज लेस देन 5% ऑफ आर, मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ का 5% से कम होगा, तब यह वैलिड होगा, इट इज वैलिड। ओके और अगर एच का मान जो 5% से जो है ज्यादा हो जाए, ओके इफ एच इज मोर देन 5% ऑफ आर ई, देन और जो ऊपर जो इक्वेशन लिखे हैं वह सही नहीं होगा, above equation is not valid। तब ओके तब उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए जो हमारा जो मेन फॉर्मूला है डी डैश बाय डी इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ये हर जगह वैलिड है, क्योंकि यह जो है आपका जो है एक्यूरेट आंसर है। और जो ऊपर जो बताए थे वो लगभग लगभग है। तो अगर 5% से कम की, अगर 5% से कम का चेंज होगा तो आप कौन सा लगाएंगे, जो हम इसके ऊपर जो बताए क्वेश्चन, अगर 5% ज्यादा का चेंज होगा तो जो अभी बताया है ये हर जगह वैलिड है। ओके अब केस 2 में आते हैं। तो केस 2 में क्या लेते हैं, अब हम 8 के ऊपर चले गए, अब हम जाते हैं 8 के नीचे। तो 8 के नीचे क्या कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट नहीं होगा, तो कांस्टेंट क्या होगा हमारा
डेंसिटी, तो इसमें क्या कांस्टेंट है हमारा, डेंसिटी ऑफ अर्थ इज कांस्टेंट, बी मूव इनसाइड अर्थ। ओके, अगर हम अर्थ के अंदर मूव करते हैं तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द अर्थ होगा वो कांस्टेंट होगा हमारा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, mg is equal to the mass of the earth, mass of the body divided by radius of the earth। ओके, तो ये m का मान हमारा कितना आएगा, 4/3 r क्यूब। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, g 4/3 r क्यूब इंटू m/r², क्योंकि हमको पता है हमारा मास को हटाना है, तो हमारा कितना हो गया, r का डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, mg इज इक्वल टू g 4/3 r इंटू m, इसको मानते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम जाते हैं डेप्थ में जाते हैं। ठीक है, तो कितना डेप्थ में गए, डी में गए। तो अगर हम, ये हुआ हमारा आर, और हम डेप्थ कितना में गए, डी में गए। ठीक है, तो ये दूरी हमारा कितना होगा, r-d। अगर हम डेप्थ डी में गए तो हमारा दूरी सेंटर से ये कितना हो जाएगा, r-d। तो हम तो mg डैश लिखेंगे, उसका वैल्यू कितना आएगा हमारा, g 4/3 r-d इंटू m, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को भागा करेंगे 1/2, तो जितना कांस्टेंट चीज है वो हमारा कट गया, तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, dy d डैश इज इक्वल टू r/r-d। यहां से हमारा जो d डैश का मान आएगा वो कितना आएगा, d इंटू r-d डिवाइड बाय r, और यहाँ पे जो d डैश का मान जो आया वो हमारा कितना आया, d इंटू 1 - d/r। ओके, तो ये जो आंसर आया वो इसमें कहीं भी हम लगभग लगभग माने नहीं माने, यहाँ पे हमको अप्रोक्सीमेशन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी है, तो ये जो है हमारा एक्यूरेट आंसर है। ओके, तो ये हर जगह फैक्ट है, ये क्वेश्चन है वैलिड एवरीवेयर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो हमारा जो है ऊपर जाने से नीचे जाने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो चेंज हुआ वो हम निकालनी है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रोटेशन बचा। अब अर्थ रोटेट करता है तो उसके कारण तो सब जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम नहीं ना होगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखेंगे,
change of acceleration due to gravity due to rotation of earth. ओके लिखनी है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हुआ हमारा अर्थ, ये हुआ हमारा सेंटर, इसको 4 भाग में बांट दिए, इधर नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ओके तो एक इक्वेटर होगा, एक प्राइमरी मेरिडियन होगा। तो मानते हैं कि कोई बॉडी जो है हमारा इस पोजीशन पे है, जो अर्थ का जो क्या बनते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उससे मानते हैं कि हमारा कोई भी एंगल यहाँ पे थीटा माना है। ठीक है तो बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अर्थ के सेंटर के तरफ होगा। तो अगर कोई बॉडी यहाँ पे है जिसका मास m है, तो हमारा जो है mg जो होगा तो हमेशा इधर ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो यहाँ पे है इसका मान कितना होगा m ओमेगा स्क्वायर r। ओके ये वो हमारा m ओमेगा स्क्वायर r, क्योंकि वो तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना होगा। अगर कोई भी चीज तुम रोटेट करते हो तो तुम्हारा जो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वो किधर लगता है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा हमेशा किधर होगा? सेंटर की तरफ। तो अगर ये थीटा होता है तो ए भी थीटा होगा। कैसे? अगर ये थीटा है तो ए भी थीटा होगा, कैसे होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये अपोजिट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा। ओके तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टूटेगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट टूटेगा। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा? ए ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा आपका? साइन थीटा के फॉर्म में होगा। वेक्टर समझते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। ओके तो हमारा एक फोर्स नीचे की तरफ है और एक तरफ बाहर की तरफ है, तो एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा हमारा? एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। सही है। और ये कितना हो गया हमारा नेट फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, जो नेट आएगा। तो यहां से हमारा डी डैश का मान कितना आ गया? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा। और बताओ इक्वेटर पे थीटा का मान कितना होगा हमारा? जीरो डिग्री। और पोल पे कितना होगा हमारा? थीटा का मान 90 डिग्री। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। ओके तो हम यहाँ पे दो कंडीशन है, एट पोल और एट इक्वेटर।
तो पोन पे जोटा इसका मान जब cos थीटा का मान 0 आया तो d डैश का मान कितना होगा, d होगा। तो अगर अर्थ से मूव करना रुक भी जाएगा तो पोन पे जोटा है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब यही ना, क्योंकि पोन पे जोटा है आपका रोटेशन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इक्वेटर पे अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो सॉरी इक्वेटर पे थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो cos थीटा का मान 1 होगा। जब cos थीटा का मान 1 होगा तो d डैश का मान कितना होगा, d माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो इक्वेटर पे आपका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे नोट करके बस यही लिखेंगे, इसके बाद हमारा आज का पोर्शन खत्म हो जाएगा। एट इक्वेटर if earth stop moving then acceleration due to gravity increases or at pole if earth stop moving then there is no change of acceleration due to gravity। It is a finite of the acceleration due to gravity। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये हमारा फाइनलाइजेशन हो गया थ्योरी का। अब क्वेश्चन बनाएंगे तो नया कंसेप्ट खुलेगा। तो आज का थ्योरी में कोई दिक्कत ना, थ्योरी भरपूर मिल रहा है ना, आज का थ्योरी में कोई दिक्कत ना, क्योंकि आज का बस इतना ही कहानी है। ओके, ट्वेल्थ शाम को स्टार्ट करेंगे।